बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है वो बताता हूं। अगर मान के चलो जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, वो स्टेडी फ्लो कर रहा है। स्टेडी फ्लो समझते हो? मतलब हमारा जो लिक्विड है वो स्टेडी फ्लो में। स्टेडी फ्लो का मतलब ये कहूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हैं जिसमें हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, और वो जो पाथ जिसको फॉलो करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन। तो अगर कोई स्टेडी फ्लो है तो बर्नौली कहता है कि उस फ्लो के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कौन कहता है? बर्नौली। तो इसके बारे में पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखो जरा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम along a straight line, along a streamline remain constant। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारा कोई लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है तो कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम होगा वो सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। अब इसको हमें डिराइव करके दिखाना है कि ये कांस्टेंट आता है कि नहीं आता। इस डेरिवेशन को हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में आती है। लिख लो फटाफट। देखो भाई, तो कैसे करेंगे हम लोग इसका डेरिवेशन? स्टार्ट करते हैं। भाई इसके अंदर हम लोग कुछ चीजें अज्यूम करेंगे। जैसे अज्यूम किया कि ये कोई पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो आगे जाने पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेट्स से यहां पर इसका एरिया है A1, इसका एरिया है मान लो A1 और यहां पर एरिया है, यहां जिस स्पीड से अंदर एंट्री ले रहा है वो मान लो V1 है, जहां स्पीड से बाहर निकल रहा है वो मान लो V2 है। यहां का जो आपका प्रेशर है वो P1 मान लो, यहां का जो प्रेशर है आपका वो P2 मान लो। अब ग्राउंड से ये पाइप कुछ ऊंचाई पर है, मान लो कि ये वाली जो हाइट है वो है H1 और ये वाली हाइट जहां पर ये है इसको क्या मान लो? H2। अब ये बताओ कि अगर ये पानी यहां से वहां फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली जो यहाँ का प्रेशर है वो इसको धक्का मार रहा होगा ऊपर जाने के लिए, और वहां का जो प्रेशर है वो उसको रोक रहा होगा ना। भाई यहाँ का प्रेशर ऊपर धक्का मार रहा है और वहां का प्रेशर नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, राइट। अब ये बताओ पानी अगर ये ऊपर चढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? P1 ज्यादा है कि कम है? P1 ज्यादा होगा तभी तो पानी ऊपर जाएगा, समझ गए। यहां पर प्रेशर हाई होगा तो पानी ऊपर जाएगा धक्का लग करके, समझ गए। इसका मतलब P1 हाइयर है और P2 आपका लोअर है। अब मुझे ये डिराइव करना है कि यहां पर वो तीनों चीजों का जो सम था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, उनका सम यहां पर दोनों जगह क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर इक्वल आ गया तो मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, अब कैसे करेंगे समझना, तो ध्यान से समझो। अब बाकी चीजें बाद में नोट करना, अब बाद में करना, अभी समझ में नहीं आएगा। पूरा बोर्ड जब भर जाएगा ना उसके बाद कहोगे क्या हो गया ये। ठीक है, इसलिए अब समझो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे आफ्टर टाइम डेल्टा टी। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एक टाइम इंटरवल लेंगे, कितना? डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर होंगे वो कुछ आगे ट्रेवल करे होंगे, नहीं करे होंगे? कुछ आगे ट्रेवल करे होंगे। उस दूरी को जितना इन्होंने ट्रेवल किया उसको हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? V1 डेल्टा टी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आएगा ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये पार्टिकल पहुंच गया होगा, यहां जो पार्टिकल था ऐसे,
अब बताओ ये वाला पार्टिकल तो यहां पहुंच गया, इसके जो आगे पार्टिकल होगा वो कहां जाएगा, वो उसके आगे जाएगा, उसके आगे वाला कहां जाएगा और आगे जाएगा, उसके आगे वाला कहां जाएगा और आगे जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाले स्पेस में फंसे हुए थे वो सारे के सारे क्रॉस कर गए। समझे कि नहीं समझे? जितने इस शेडेड पोर्शन में थे वो सारे अंदर चले गए, है ना। अच्छा, बिल्कुल सेम कहानी यहां हुई होगी। इन टाइम डेल्टा टी जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर था वो कुछ दूरी ट्रेवल करा होगा। कितना दूरी ट्रेवल किया होगा? v2 डेल्टा टी। तो v2 डेल्टा टी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल यहां पर थे वो सारे मॉलिक्यूल कहां गए होंगे? बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि ये वाला पार्टिकल आगे आएगा, उसके आगे वाला और आगे रहेगा, उसके आगे वाला और आगे रहेगा। यानी जितने पार्टिकल इस v2 डेल्टा टी वाली लेंथ में थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। समझे बात कि नहीं समझे? अब मुझे ये बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये जो पार्टिकल गए हैं, अगर मैं बात करूं तो गए किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से गए हैं। वर्क डन बाय प्रेशर। भाई इनको जो धक्का मारा है किसने मारा है? प्रेशर ने मारा है। तो यहां से पार्टिकल बाहर निकले, यहां से पार्टिकल अंदर गए, इनको अंदर ले जाने का काम किसने किया? ये बताओ, P1 तो इसको आगे धक्का मार रहा है और P2 क्या कर रहा है? पीछे धक्का मार रहा है ना। तो मुझे ये बताओ कि P1 के द्वारा यहां कुछ वर्क हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये तो हो गया फोर्स, ये फोर्स हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया था उसने? ये पार्टिकल को धक्का मार के कितना आगे ले गया था? v1 डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट है। तो P1 A1 तो हो गया फोर्स और v1 डेल्टा टी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? वर्क बन गया। अब सेम काम P2 ने भी किया, लेकिन P2 के आगे मैं माइनस लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा बताओ? नहीं 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 भाई, P2 का जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है। P2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो पीछे की तरफ लगाया जाएगा। हाँ, लेकिन बॉडी जा रही है आगे, फोर्स लग रहा है पीछे, बॉडी जा रही है आगे, तो हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव है। यहां पर फोर्स भी आगे लग रहा है और बॉडी भी आगे जा रही है, तो वो ये P2 वाला। हाँ हाँ सही है, और P1 वाला तो पॉजिटिव है ही। अच्छा, वर्क डन आ गया। इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो A1 V1 डेल्टा टी है और ये जो तुम्हारा A2 V2 डेल्टा टी है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो बेसिकली डेल्टा V नहीं है। ये जो छोटा सा वॉल्यूम है यही नहीं है, वो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो A1 V1 डेल्टा टी क्या है? मेरा वॉल्यूम है। तो इसकी जगह पे मैं डेल्टा V लिख दूंगा, डेल्टा कैपिटल V, डेल्टा कैपिटल V। अब ये बताओ, कैपिटल V और स्मॉल v में क्या फर्क है इस क्वेश्चन में? स्मॉल v वेलोसिटी को दिखा रहा है और कैपिटल V वॉल्यूम को दिखा रहा है। ठीक है, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर। वर्क डन बाय प्रेशर निकल गया, बताओ ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, दोनों को मैंने सेम लिखा है, डेल्टा V। A1 V1 डेल्टा टी को भी डेल्टा V लिखा है और उसको भी डेल्टा V ही लिखा है, सेम लिखा है। क्यों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 बराबर क्या होता है? A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नहीं, इनकंप्रेसिबल में। तो A1 V1 बराबर A2 V2, दोनों क्या है? समझ गए कि नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन क्या? उसमें रो भी आता है। हाँ, इसमें रो नहीं है ना। तो ये हमारा A1 V1 A2 V2 बराबर है, इस वजह से हमने इन दोनों की जगह सेम चीज लिखी है, डेल्टा V। डेल्टा V मतलब स्मॉल वॉल्यूम जो अंदर गया है। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब देखो दूसरी चीज। अब मैं निकालूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालूंगा? फाइनल माइनस, तो फाइनली बॉडी यहां पहुंची है, तो यहां पर एनर्जी कितनी है? हाफ डेल्टा एम इंटू V2 का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम इंटू V1 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? डेल्टा एम क्या है? इस वाले स्पेस का जो मास है उसको डेल्टा एम का है। अब मास कैसे निकलता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
तो डेल्टा एम की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ डेल्टा वी इंटू रो इंटू वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा वी इंटू रो इंटू वी वन का स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूं, डेल्टा वी स्मॉल वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू रो मास हो जाएगा। अच्छा, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या कह देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा बताओ, डेल्टा एम जी एच टू माइनस डेल्टा एम जी एच वन। बताओ कोई दिक्कत, मास इंटू जी इंटू एच पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ना। अच्छा, डेल्टा एम की जगह फिर से हम लोग लिख देंगे डेल्टा वी रो जी एच टू माइनस डेल्टा वी रो जी एच वन, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों ने कुछ पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो आपका वर्क डन होता है बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अब ऑल फोर्सेस में यहां पर हमारे पास दो फोर्स है, एक तो है प्रेशर और एक है ग्रेविटी। अब आपने पढ़ा था जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की जगह पर मैं माइनस का डेल्टा यू लिख सकता हूं। बताओ कोई प्रॉब्लम, और यहां पर आ जाएगा वर्क डन बाय प्रेशर। तो ये माइनस का डेल्टा यू उधर चला जाए, क्या बन जाएगा, प्लस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अगर मैं इस इक्वेशन में वर्क की, इसकी और इसकी ये सारी वैल्यूज उठा उठा करके यहां पे क्या कर दूं, पुट कर दो, कोई दिक्कत। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, सारी वैल्यूज उठा के यहां रखेंगे। तो वर्क डन बाय प्रेशर क्या था, P1 माइनस P2 ब्रैकेट डेल्टा वी। वर्क और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, देखो यहां पर डेल्टा वी को कॉमन ले लूंगा मैं, क्या था, रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। फिर आगे देखो, आगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये था काइनेटिक एनर्जी में चेंज, क्या था, डेल्टा वी कॉमन लेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर आएगा हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डेल्टा भी तीनों में कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डेल्टा भी तीनों में से कॉमन लेके क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे कैंसिल कर देंगे। तो P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन का स्क्वायर। अब देखो जितने वन वाले हैं वो सब एक तरफ और जितने टू वाले हैं वो सब एक तरफ। हाँ आ सकता है, ले नहीं रहे, ये वन वाला है, इन दोनों वन वालों को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच वन बराबर, यहां पे क्या मिलेगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब ध्यान से देखो, हमने क्योंकि यहां पर डेल्टा वी से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम बन गई इक्वेशन। तो ये आ गई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम 1 पे और 2 पे क्या है, इक्वल। इसका मतलब इनका सम कांस्टेंट है। हो गया प्रूफ। अब ये पूरा का पूरा जो बोर्ड भरा हुआ है ये आपको अपनी कॉपी में भरना है। देखो तुम इतना लेट क्यों आए हो, ट्रैफिक, तुम्हें ही क्यों मिलता है सारा ट्रैफिक, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें, तुम्हारे लिए रुके रहते हैं लोग, जब ये शिता घर से निकलेगी तो हम अपनी गाड़ियां लगा देंगे। देखो निकालो जरा एग्जांपल मुझे दिखाओ। ये कह रहा है एयरक्राफ्ट वाला,
एग्जाम्पल 7 है, ये कह रहा है कि फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg। मतलब पूरे एरोप्लेन का जो मास है वो तुम्हें दे रखा है, कितना है, 3.3 इंटू 10⁵ kg। ठीक है, ऐसे ये एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है। ओके, तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा। कह रहा है टोटल विंग का जो एरिया है, पूरा जो विंग का सरफेस एरिया वो कितना है, 500 मीटर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, स्पीड इसकी है लेवल फ्लाइट में। लेवल फ्लाइट में तो समझते हो ना, ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, मतलब कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है। 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे चल रहा है, 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ जो प्रेशर है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ कितना है। सिंपल तरीका है कैलकुलेशन का, क्या करेंगे, अगर ये एरोप्लेन फ्लैट लेवल फ्लाइट में चल रहा है, लेवल फ्लाइट का मतलब क्या है कि नीचे तो इसका वेट लग रहा है और ऊपर इसका जो प्रेशर की वजह से, डिफरेंस की वजह से फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई में एरिया, और दोनों क्या है, इक्वल है। नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है। तो भाई जो हमारा P1 माइनस P2 A है वो W के बराबर है। तो P1 माइनस P2 कैसे निकालोगे, वेट डिवाइडेड बाय एरिया। निकालो जरा, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ए वाला आंसर आ गया सबका, कितना आया, 6600। ओके, इसमें देखो मैच हो रहा है, 6500, 9.8, 10। हाँ ठीक है, चलो। तो ये पहला वाला तो हो गया। दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। कह रहा है कि जो लोअर सरफेस, यहाँ पे जो एयर की स्पीड है और यहाँ जो एयर की स्पीड है उनमें फ्रैक्शनल इंक्रीज बताओ। फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब समझते हो, जब भी कोई बोलता है फ्रैक्शनल चेंज बताओ या फ्रैक्शनल इंक्रीज बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वी। ये कह रहा है लोअर के रिस्पेक्ट में अपर के अंदर फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऊपर आएगा और जो ये स्पीड है ये वाली स्पीड का आएगी नीचे आएगी। समझ गए, इसको फ्रैक्शनल इंक्रीज बोलेंगे। अब इसने क्या बोला है, बस इतना ही बोला है, फ्रैक्शनल इंक्रीज बताओ, खत्म बात। अब निकालते, कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमें P1 माइनस P2 पता चल गया। बर्नौली के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रो जी एच वाली टर्म नहीं लिखी है क्योंकि एच दोनों का मैं मान लूंगा सेम है, मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ना के बराबर है। अब ध्यान से देखो आप, ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा P1 माइनस P2 कितना आएगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है। ओके, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, कुछ नहीं आ रहा तो देखोगे तभी तो समझ आएगा। तुम इधर देख रहे हो, उधर चल रहा है सब कुछ। यहां पर तुम हाफ और रो को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1। बताओ कोई दिक्कत। अब एक काम करेंगे हम लोग, ये जो चीज है V1 प्लस V2 बाय 2, इसको मैं एवरेज V कह सकता हूं। V1 प्लस V2 बाय 2 एवरेज कह सकता हूं, इसको मैं V एवरेज कह सकता हूं, हाँ या ना तो बोलो। V1 प्लस V2 बाय 2 V एवरेज होता है ना, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, V एवरेज। सही है। अब अगर मैं V एवरेज से यहां पर क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं और यहां पर भी डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत। ये बताओ ये जो एक्सप्रेशन आया ये क्या यही चीज आई है, कुछ और आया है। V1 माइनस V2 डेल्टा V हो गया और डिवाइड बाय V एवरेज, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो हमें क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो, ये जो रो है
वो वाला वी एवरेज, ये वाला वी एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे वी एवरेज का स्क्वायर, डेल्टा वी अपॉन में वी एवरेज। तो जो हमें फ्रैक्शनल चेंज चाहिए था वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब बताओ P1 माइनस P2 पता है हमें, रो की वैल्यू दे रखी है, वी एवरेज हमें दे रखा है, एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है ना, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में हमें किसमें चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर पुट करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। करो।